Hello dear students, in our today's video we are going to solve second pre-board examination question paper of the physics. It is the question paper of the केंद्रीय विद्यालय संगठन तिनसुकिया रीजन. इस क्वेश्चन पेपर का जो फर्स्ट पार्ट है सेक्शन ए वो हम पहले वीडियो में सोल्व कर चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है, वहाँ से आप देख लें. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 से. असर्शन और रीजन के जो क्वेश्चन हैं वो हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं. क्वेश्चन नंबर 10 तक हम कर चुके थे, 11 से स्टार्ट करेंगे. और असर्शन रीजन की जो कंडीशन होते हैं वो आपको पता होता है, जिसमें आपको ए बी सी और डी 4 आंसर लिखने होते हैं. ए आंसर आप कब लिखेंगे? जब बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू. ध्यान रखना, अगर असर्शन रीजन दोनों ठीक है तो आप ए लिखेंगे. बी आंसर आपका कब रहेगा? बी आंसर हम लिखेंगे बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए. एंड सी हम लिखेंगे व्हेन ए इज ट्रू आर इज फॉल्स. और डी हम लिखेंगे ए इज फॉल्स आर इज ट्रू. ये आपके पास ऑप्शन हैं. स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन है असर्शन में, वोल्टमीटर ऑलवेज गिव्स ईएमएफ ऑफ ए सेल इफ इट इज कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ ए सेल. ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वोल्टमीटर ईएमएफ नहीं देता, ये पोटेंशियल डिफरेंस देता है. ईएमएफ कौन देता है? ईएमएफ देता है पोटेंशियोमीटर. ईएमएफ मापना हो तो क्या यूज करेंगे? हम पोटेंशियोमीटर यूज करेंगे. तो असर्शन मतलब गलत हुआ. रीजन क्या है? टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ ए सेल इज गिवन बाय V इज इक्वल टू E माइनस IR. ये बिल्कुल सही है. ये रिलेशन है पोटेंशियल डिफरेंस, EMF, I करंट एंड R इंटरनल रेजिस्टेंस के बीच का. तो यहाँ पे आपके पास असर्शन गलत है, रीजन ठीक है. A इज फॉल्स R इज ट्रू. A इज फॉल्स R इज ट्रू. डी वाला ऑप्शन. तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा? डी रहेगा. क्वेश्चन नंबर 12, द लोरेंज फोर्स F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है क्योंकि क्लोज पाथ का इसका वर्क डन 0 नहीं होता. इसका मतलब असर्शन बिल्कुल ठीक है. रीजन क्या है? द वर्क डन बाय द लोरेंज फोर्स इज ऑलवेज 0. ये रीजन गलत है. वर्क डन 0 इसका नहीं होता, क्योंकि अगर वर्क डन क्लोज पाथ में 0 होता तो ये कंजर्वेटिव बन जाता, ये नॉन कंजर्वेटिव है. इसका मतलब रीजन गलत है. ए इज ट्रू आर इज फॉल्स. ए इज ट्रू आर इज फॉल्स. ऑप्शन सी. 13, इन ऑप्टिकल फाइबर द डायमीटर ऑफ द कोर इज केप्ट स्मॉल. सही बात है, डायमीटर जो होता है कोर का स्मॉल रखा जाता है. क्यों रखा जाता है? रीजन देखते हैं. द स्मॉल डायमीटर ऑफ द कोर इंश्योर दैट द फाइबर शुड हैव इनसाइड इट एन एंगल ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल नीडेड फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. बिल्कुल सही बात है. TIR के लिए जो आपको एंगल चाहिए उसको क्या करता है? ये स्मॉल जो एंगल होगा वो क्या करेगा कि क्रिटिकल एंगल से बड़ा एंगल हमेशा जो इंसिडेंट एंगल को उसको बना के रखेगा. तो असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है. तो ऑप्शन ए आएगा इसका. क्वेश्चन नंबर 14, द कंडक्टिविटी ऑफ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डिपेंड्स ऑन इट्स टेम्परेचर. बिल्कुल सही बात है. टेम्परेचर के साथ कंडक्टिविटी चेंज होती है, और ये टेम्परेचर के क्या होती है? डायरेक्टली होती है. अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी. और आपको पता है एट एब्सोल्यूट 0, इसको याद कर लेना अलग से. हालांकि इसका जवाब नहीं, लेकिन अलग से पूछा जा सकता है कहीं और पे आपको. एट एब्सोल्यूट 0 ये इंसुलेटर होते हैं. जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं ना, एब्सोल्यूट 0 पे क्या होते हैं? वो इंसुलेटर होते हैं. ठीक है, तो इसका मतलब कंडक्टिविटी डिपेंड करती है टेम्परेचर पे. सही बात है. रीजन क्या लिखा है? नो इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कैन बी डेवलप्ड यूजिंग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. रीजन बिल्कुल ठीक है. इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को यूज करते हुए हम कोई भी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं बनाते. जितने भी डिवाइस बनते हैं वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से बनते हैं, मतलब डोप्ड सेमीकंडक्टर से बनते हैं. अब यहाँ पे असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, बट रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा कि टेम्परेचर डिपेंडेंट क्यों होती है. तो इसका मतलब क्या हुआ? ए भी ठीक है, आर भी ठीक है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. तो उस केस में हम क्या करेंगे? ऑप्शन बी डालेंगे. तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा. केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर है. ऑप्टिकल फाइबर आर लॉन्ग थिन स्ट्रैंड ऑफ केयरफुली ड्रॉन ग्लास अबाउट द डायमीटर ऑफ ह्यूमन हेयर. दीज स्ट्रैंड आर अरेंज्ड इन बंडल्स कॉल्ड ऑप्टिकल केबल्स. वी रिले ऑन देम टू ट्रांसमिट लाइट सिग्नल ओवर द लॉन्ग डिस्टेंसेस. लाइट ट्रेवल डाउन fiber optics cable by bouncing off the wall of the cable repeatedly. Each light particle bounce down the pipe with the internal reflection.
द लाइट बीम ट्रेवल्स डाउन द कोर ऑफ द केबल, द कोर ऑफ द मिडल ऑफ द केबल एंड द ग्लास स्ट्रक्चर। मतलब कोर क्या होती है? ग्लास स्ट्रक्चर की मिडिल केबल होती है। द क्लैडिंग इज अनदर लेयर ऑफ द ग्लास wrapped around the core. Cladding is there to keep the light signal inside the core. अब देखिए इसको आप थोड़ा सा ब्रीफली डायग्राम से समझ लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या होता है कि एक इस प्रकार का पाइप होता है, ये पाइप है, इसको आप ऑप्टिकल फाइबर बोल सकते हो, और ये ऑप्टिकल फाइबर है, ये इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हुआ इसका डायमीटर। तो ये तो इसका कोर पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं। और जो कोर होती है, कोर के चारों तरफ एक कोटिंग और होती है, उसको हम बोलते हैं क्लैडिंग। ये जो ग्रीन है ये क्या है? इसकी क्लैडिंग है। क्या है ये ग्रीन वाली? क्लैडिंग है। अब यहाँ पे होता क्या है कि जो कोर होती है, कोर, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो हाई होता है, और क्लैडिंग जो है इसकी, उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो लो होता है। ऐसा क्यों होता है वो आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि आपको पता है TIR होने के लिए जो लाइट रे है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जानी चाहिए। डेंसर से किधर जानी चाहिए? रेयर में। तो इसका रिफ्रैक्टिव अंदर वाला जो रेड वाला पार्ट है, जिसको हमने क्या कहा? कोर का, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई है, और बाहर वाली जो क्लैडिंग है ग्रीन वाली, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो है। तो मतलब लाइट अगर यहाँ से यहाँ बाउंस करेगी इस पॉइंट के ऊपर, तो बाहर इसको लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा, तो उसका TIR हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से लाइट रे, जो ब्लैक लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ, लाइट रे कुछ इस प्रकार से चलती है। यहाँ उसका TIR मिलेगा, यहाँ फिर उसको TIR मिलेगा, तो इस प्रकार से लाइट रे करती हुई बाहर निकल जाती है। ओके, तो ये होता है ऑप्टिकल फाइबर। अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। ऑप्टिकल फाइबर्स आर यूज्ड इन मेडिकल इंडस्ट्री, मेडिकल इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, कम्युनिकेशन में भी यूज़ करते हैं, लाइटनिंग एंड डेकोरेशन में भी यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबू। इसका आंसर हो गया D। नेक्स्ट, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, देन इट्स क्रिटिकल एंगल इज। इसका जो क्रिटिकल एंगल होता है वो आप डायरेक्ट याद कर लो, कैलकुलेशन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। ये 24.4 डिग्री होता है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा A। क्वेश्चन नंबर C, पार्ट C इसका, द टोटल इंटर रिफ्लेक्शन इन ऑप्टिकल फाइबर्स। फॉर टोटल इंटर, ऑप्टिकल फाइबर में टोटल इंटर रिफ्लेक्शन होना चाहिए, तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? कोर हैज़ द लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, गलत है। अभी भी आपको बताया कि कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, तो ये तो गलत हो गया। बोथ कोर एंड क्लैडिंग हैव द सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये भी नहीं होता, क्योंकि अगर सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा तो TIR नहीं होगा। TIR के लिए क्या होता है? हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से लो में जाना चाहिए। तो इसका मतलब कोर का हाई होना चाहिए, क्लैडिंग का कम होना चाहिए। तो नेक्स्ट पोर्शन ऑप्शन जो है, कोर हैज़ हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देन क्लैडिंग, ये बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? C इसका राइट आंसर है। D, ए ग्लास स्लैब इज इमर्स्ड इन वाटर, देन द क्रिटिकल एंगल फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ ग्लास विल बी। देखिए इसको आप थोड़ा मैथमेटिकली समझें तो ज़्यादा अच्छा है। आपको पता है क्रिटिकल एंगल के ऊपर क्या होता है? म्यू इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई साइन C होता है। साइन C क्रिटिकल एंगल है, और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि जो क्रिटिकल एंगल साइन C है वो डिपेंड करता है 1 डिवाइडेड बाई म्यू के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर। अब देखो ये ग्लास स्लैब है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, और बाहर क्या थी? एयर थी। तो एयर का कितना होता है? 1। तो इसका अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालोगे तो इसका मान लीजिए मैं μ1 बोल देता हूँ, एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं μ2 बोल देता हूँ, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर आपके पास हो जाएगा μ1 डिवाइडेड बाई μ2, दैट इज इक्वल टू μ1 ही आ जाता है, क्योंकि इसका वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। ओके, अब हमने क्या किया? μ2 को बना दिया वाटर। μ2 को क्या बना दिया? वाटर। इसका मतलब μ2 की वैल्यू आपने क्या कर दी? इंक्रीज कर दी। अब जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा, अब इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया उसका फार्मूला हो गया म्यू इज इक्वल टू म्यू रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 डिवाइडेड बाई μ2। μ1 डिवाइडेड बाई μ2 लिखा जाएगा, इस बार μ2 एक नहीं है। ओके, अब देखो आपके पास साइन C का फॉर्मूला था 1 डिवाइडेड बाई म्यू, यानी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा μ1 डिवाइडेड बाई μ2। μ1 डिवाइडेड बाई μ2। ओके, इस केस में क्या हुआ? μ2 की वैल्यू इंक्रीज हुई। जब हम पानी में ले जाएंगे तो μ2 की वैल्यू क्या होगी? एयर की तो कितनी होती है? 1। पानी का 1.33 होता है वाटर का। इसका मतलब क्या हुआ कि μ2 की वैल्यू इंक्रीज हुई। μ2 की वैल्यू इंक्रीज होने का मतलब है कि साइन C की वैल्यू इंक्रीज हुई। साइन C की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसका मतलब क्रिटिकल एंगल की वैल्यू क्या हुई? इंक्रीज हुई। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए? मैथमेटिकली कैलकुलेट कर चुके हैं, सारे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, इंक्रीज होगा। ऑप्शन A इज द राइट।
ऑप्शन ई क्या है, क्वेश्चन ई क्या है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ फाइबर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। तो ऑप्टिकल कम्युनिकेशन आ गया तो TIR इसका प्रिंसिपल होता है। तो TIR कौन सा आएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट केस स्टडी जो है वो है आपके पास गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के लिए। तो देखिए गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में क्या होता है, यहाँ पे इसने जो कुछ भी लिखा है पैसेज को आप देख लेना, में इसका पूरा मैकेनिज्म क्या होता है, प्रोसेसिंग क्या होती है और इसके काम करने का जो तरीका है, प्रिंसिपल क्या है, मैं आपको वो बता देता हूँ। ठीक है, बनती कैसे मैं वो इसको समझा रहा हूँ, पैसेज नहीं पढ़ रहा मैं। ये जो आपको बोतल दिखाई दे रही है ये ग्लास की बोतल होती है, प्लास्टिक की भी ले सकते हो, और इसके अंदर ये जो रोड है, ये वाली रोड, ये गुड कंडक्टर की होती है। नॉर्मली इसको हम क्या लेते हैं, कॉपर की लेते हैं। और इसके साथ आपको ये जो दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये जो रोड दिखाई दे रही है ये गोल्ड की होती है। किसकी बनी होती है, गोल्ड की। गोल्ड की इसलिए क्योंकि गोल्ड गुड कंडक्टर होता है, तो हम थोड़े चार्ज को भी डिटेक्ट कर पाते हैं। और ये इसके ऊपर कोई अलग मेटल लगी हुई है। ये आपके पास थी इलेक्ट्रोस्कोप। अब हमने क्या किया, चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए ये एक नेगेटिवली चार्ज रोड थी, उसको मैंने उस जो मेटल का कांटेक्ट था या लगभग स्फेरिकली शेप होता है इलेक्ट्रोस्कोप में, उसके साथ मैंने टच करवाया। तो ये जो नेगेटिव चार्ज था, नेगेटिव चार्ज इसके अंदर आया, नेगेटिव चार्ज इस कॉपर रोड से होता हुआ यहाँ आया, और यहाँ पे इधर भी नेगेटिव चार्ज आया, और इधर गोल्ड फॉइल है इसके अंदर भी नेगेटिव चार्ज आया। इसका मतलब ये दो स्ट्रिप है, एक स्ट्रिप ये और एक स्ट्रिप ये, इन दोनों के ऊपर सेम चार्ज आ गया। तो सेम चार्ज आपको पता है रिपल करता है, तो रिपल करने के कारण ये यहाँ से क्या हो जाती है, इससे दूर हो जाती है, फैल जाती है ये। ओके, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि इस प्रकार से रिपल्सन हुआ, तो रिपल्सन के कारण हमें पता चल जाएगा कि ये रोड चार्ज्ड है या नहीं है। रिपल्सन का मतलब रिपल्सन के कारण ये इस प्रकार से फैल जाएगी अगर ये चार्ज्ड है। तो अगर ये चार्ज्ड नहीं होती तो इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई फैलाव नहीं होता। ओके, अब ये जो आपके पास इलेक्ट्रोस्कोप आ गई, इसको अगर आपको डिस्चार्ज करना है तो डिस्चार्ज करने के दो वे हैं। या तो इसको आप फिंगर से टच कर दो, किसे टच कर दें, या तो इसे फिंगर से टच कर दो, या इसको अर्थ कर दो, ताकि यहाँ का जो चार्ज है पूरे का पूरा कहाँ चला जाए, अर्थ में चला जाए। इस प्रकार से हम इसकी अर्थिंग कर देंगे तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएगी, और न्यूट्रलाइज होते हैं ये दोनों की दोनों जो स्ट्रिप हैं ये आपस में फिर से चिपक जाएंगी। ये होती है आपके पास गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। पैसेज क्या है, पैसेज आप इसमें पढ़ लेना। ओके, जो पूरा इसका प्रिंसिपल था, वर्किंग प्रिंसिपल था, वो मैंने आपको बता दिया, कंस्ट्रक्शन सब कुछ बता दिया इसके अंदर। अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। देखो क्वेश्चंस क्या हैं। पहला क्वेश्चन है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इज यूज टू डिटेक्ट। तो किस लिए यूज़ की जाती है, अभी भी आपको बताया, चार्ज को डिटेक्ट करने के काम आती है, करंट वगैरह के काम नहीं आती, सिर्फ चार्ज डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ए ऑप्शन रहेगा। बी, व्हेन मेटल टर्मिनल इज टच्ड विद द चार्ज्ड ऑब्जेक्ट द गोल्ड लीव्स सेपरेट अपार्ट बिकॉज ऑफ। वो सेपरेट क्यों हो जाते हैं, तो सेपरेट इसलिए हुए क्योंकि उन्होंने सेम चार्ज ले लिया। तो इट अक्वायर द चार्ज सिमिलर टू दैट ऑफ द मेटल कॉन्टैक्ट। आपको बताया ना, रिपल्सन होगा तो मतलब सेम चार्ज हुआ। तो इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा, सी। टू रिमूव द चार्ज फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्कोप। चार्ज रिमूव करना है तो क्या करें, बाय टचिंग इट विद फिंगर, बाय अर्थिंग। चार्ज कांट बी रिमूव्ड, आपको बताया था अर्थिंग करके या फिंगर से टच करके कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी, ए और बी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। पहले वाले का क्या था, सी। नेक्स्ट, व्हेन मेटल टर्मिनल इज टच्ड विद द चार्ज्ड ऑब्जेक्ट द गोल्ड लीव्स सेपरेट फार अपार्ट। ये फार अपार्ट क्यों हो जाते हैं, क्यों जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर सिमिलर चार्ज हो जाता है। तो फोर, व्हेन द मेटल टर्मिनल इज टच्ड विद ए चार्ज ऑब्जेक्ट द गोल्ड लीव्स सेपरेट फार अपार्ट फॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज, फॉर नेगेटिव चार्ज, फॉर पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों के लिए होते हैं। तो यहाँ पे आप इसके अंदर लिखेंगे लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज। क्या लिखेंगे, लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज वाला। तो इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा, कौन सा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ई वाला पार्ट क्या है, द चार्ज ऑन गोल्ड लीफ व्हेन मेटल टर्मिनल इज टच्ड विद द चार्ज्ड ऑब्जेक्ट इज। तो टच करेंगे, देखिए इस बात को आप ध्यान से देखिए। चार्ज को ट्रांसफर करने के आपके पास दो वे हैं, दो तरह से हम चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं। पहला जो वे है उसको हम इंडक्शन बोलते हैं, और जो दूसरा वे है उसको कंडक्शन बोलते हैं। इंडक्शन एंड कंडक्शन। कंडक्शन में होता है वो फिजिकल टच होता है। फिजिकल क्या होता है, यानी दो बॉडीज के बीच में टच करते हैं तो फिजिकल टच होता है। तो जैसे मान लीजिए ये चार्ज बॉडी, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इसको एक अनचार्ज बॉडी के टच में ले आया ऐसे, तो उस अनचार्ज बॉडी पर भी सेम चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा, इस पर भी कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इंडक्शन में क्या होता है, जैसे ये कोई चार्ज बॉडी है, सपोज करो पॉजिटिव चार्ज ही है, इसको किसी दूसरी अनचार्ज बॉडी के वेरी क्लोज लाते हैं बट एक्चुअल टच नहीं करवाते, तो चार्ज
इसका अपोजिट चार्ज यहाँ इंड्यूस होता है। अगर इस पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे कैसा चार्ज जनरेट हो जाता है, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंडक्शन। अब गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में हमने यहाँ पे क्या करवाया था, ये बोलता है कि हमने इसको टच करवा दिया, चार्ज ऑन गोल्ड लीफ वेयर मेटल टर्मिनल्स आर टच्ड, टच लिखा है ना, तो टच करवाया, तो टच कौन सा प्रोसेस करवाया आपने, टच में आपने कंडक्शन करवाया, तो कंडक्शन प्रोसेस में होगा तो मतलब सेम चार्ज आएगा, तो इसका ऑप्शन हो गया सेम एज दैट ऑफ द बॉडी।